कभी अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ करता था जिसे सबसे बड़ा स्मगलर माना गया। वो बहुत चालाक था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसने अपनी फ्लाइट को कुछ इस तरह बदल रखा था कि सरकारी रेडार भी उसका पता नहीं लगा पाते थे। उसे रोकने के लिए उस वक्त एयर पेट्रोल तक भेजी गई, लेकिन सर्वेलेंस जेट्स भी उसके पीछे नहीं पहुंच पाए। जहां उसका प्लेन उतरता वो जगह इतनी अनोखी थी कि सरकारी एजेंसियों ने ऐसी जगह कभी देखी तक नहीं। लोग आज भी कहते हैं वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो उस धंधे का जीनियस था। ये कहानी है उस दौर की जब अमेरिका की ज़मीन पर सबसे शातिर और खतरनाक ड्रग स्मगलर हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रू क्राइम स्टोरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ड्रग्स के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी थी। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है और ये लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे। उधर कोलंबियन कार्टेल्स किसी भी हालत में अपना माल अमेरिका पहुंचाना चाहते थे। उस वक्त मेदेइन कार्टेल ने साउथ अमेरिका से मायामी और कैरिबियन तक अपने रूट्स जमा लिए थे। नॉर्मन्स के जैसे आइलैंड उनके निजी एयरपोर्ट बन चुके थे, जहां हर घंटे एक प्लेन उतरा करता था। पाब्लो एस्कोबार अपने पायलटों का स्वागत किसी वीआईपी की तरह करता, शराब, लड़कियां और पूरी सिक्योरिटी। इन्हीं पायलटों में एक था रिक लाइटल, जिसका जहाज घने जंगलों के बीच छिपे हुए रनवे पर उतरने में माहिर था। लेकिन कार्टेल खुद कभी पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकन पायलट्स को हायर करना शुरू किया। जांच के दौरान एजेंसियों को एक पैटर्न दिखने लगा। फ्लोरिडा उस वक्त सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट बन गया था। जो लोग इस नेटवर्क का हिस्सा थे वो आम आदमी जैसे नहीं दिखते थे। महंगे कपड़े, मोटी सोने की चैनें, बड़ी घड़ियां, उनका अंदाज किसी टीवी शो मायामी वाइस के किरदार जैसा होता था। एक पूर्व कस्टम्स अधिकारी ने बताया, ऐसे लोग तो खुद ही बता देते थे कि देखो मैं ड्रग स्मगलर हूँ। कस्टम्स और डीईए ने ऐसे लोगों पर सख्ती शुरू कर दी थी। फ्लोरिडा में और ज़्यादा एजेंट्स तैनात हुए। स्मगलिंग रूट्स पर हाईटेक रडार लगाए गए। कुछ ही सालों में सरकार के सर्वेलेंस प्लेन्स आसमान में उड़ते फिरते रेडार बन चुके थे। हर संदिग्ध प्लेन और हर अजनबी बोट पर नज़र रखी जाने लगी थी। कोस्ट लाइन पर एक ऐसा जाल बिछाया गया जिससे ज़मीन और समंदर दोनों में कोई छुप नहीं सकता था। एक पूर्व डीईए अधिकारी ने बताया 80% गिरफ्तारी वहीं से शुरू होती थी जब कोई स्मगलर अमेरिकी किनारे के पास आता। जल्द ही इस सख्ती का असर दिखा। कई ड्रग रिंग्स का पर्दाफाश हुआ। टन के हिसाब से ड्रग्स पकड़े गए, करोड़ों डॉलर की अवैध कमाई जब्त कर ली गई और आसमान से स्मगलर्स के प्लेन्स गिरते नजर आए। मायामी और बहामास के आसपास जमीन पर सिर्फ क्रैश हुए जहाज दिखते थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसा स्मगलर था जो इन रेडार सिस्टम्स को चकमा देता रहा। वो कभी पकड़ में नहीं आया। उसका कोकीन का साम्राज्य हर दिन और बड़ा होता गया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रेडार के जाल से बाहर ही रहा। डीईए ने उसे पकड़ने के लिए एक मैसिव मैनहंट शुरू किया। इतना बड़ा ऑपरेशन जो उस वक्त पूरी दुनिया में डीईए का नंबर 1 केस माना गया। पर असली दिक्कत ये थी, सरकार उसे गलत जगह ढूंढ रही थी। वो फ्लोरिडा से ऑपरेट नहीं करता था, ना ही वो किसी मायामी वाइस जैसे फ्लैशी स्मगलर जैसा दिखता था। असल में वो तो पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में रहता था, बिल्कुल शांत, सभ्य, एक आम बिजनेसमैन की तरह। उसका नाम था रिक लाइटले, एक ऐसा शख्स जो देश के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं का करीबी था, एक ऐसा पायलट जिसे एविएशन का जीनियस माना जाता था, और एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अकेले अमेरिका में 10 टन कोकेन स्मगल किया। और यह सब शुरू हुआ था सिर्फ एक जुनून से। कहा जाता है रिक लाइटल को बचपन से ही उड़ान का जुनून था। वो घंटों आसमान में उड़ते प्लेन्स को देखता रहता और फिर खुद फ्लाइट कंट्रोल समझने की कोशिश करता। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही रिक ने अपना पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। सिर्फ उड़ान ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स में भी गजब का होशियार था। 1970 के दशक के आखिरी सालों में रिक ने एरोनॉटिक्स में कॉलेज की डिग्री ली। इसके बाद उसने स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में एक कंपनी शुरू की, एयर अमेरिका। ये कंपनी छोटे प्राइवेट प्लेन्स को लग्जरी फ्लाइंग मशीन्स में बदल देती थी। अगर आपको कनाडा उड़ना है लेकिन बीच में रिफ्यूल नहीं करना चाहते, रिक आपका प्लेन ऐसा बना देता था कि नॉन स्टॉप उड़ सके। बस इसके लिए उसे $1 लाख दो। एयर अमेरिका की रेपुटेशन बहुत तेजी से बनी। हर मैकेनिक, हर क्लाइंट रिक को पसंद करता था।
वो अपने वर्कर्स को अच्छी तनख्वाह देता था, बोनस देता था और कभी घटिया काम नहीं करता। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, वो लोकल चैरिटीज़ को दान देता, पुलिस वालों से दोस्ती करता, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नर को भी अपने प्लेन में ऑफिशियल ट्रिप्स पर ले जाता था। रिक ने पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और पूरे शहर के लीडर्स को अपना बना लिया था। एयर अमेरिका तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन फिर आया साल 1980 और उसके साथ आई एक भारी मंदी। ये मंदी रिक की लग्जरी फ्लाइट्स की दुनिया को हिला गई। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एक एक करके गायब होने लगे और उनकी जगह आने लगे ऐसे लोग जो रिक से कहते, प्लेन को ऐसा बना दो कि उसमें कुछ छिपाया जा सके, थोड़ा सामान लाना है। एक ग्राहक पेमेंट नहीं ला पाया, लेकिन बदले में कुछ और ले आया, पूरी 3000 क्वाल्यूड्स की एक भरी हुई बैग। क्वाल्यूड्स एक सेडेटिव और हिप्नोटिक दवा है जिसका असली नाम है मेथाक्वालोन। ये दवा पहले नींद लाने और एंग्जाइटी कम करने के लिए दी जाती थी, लेकिन बाद में ये ड्रग अब्यूज़ के लिए कुख्यात हो गई। रिक उस वक्त पैसों की तंगी से जूझ रहा था। सोचने लगा, पैसा नहीं है तो क्या ये बेच सकता हूँ? उसी वक्त उसे अपने एक पुराने मैकेनिक की याद आई जो फिलाडेल्फिया में रहता था, और वो किसी ऐसे आदमी को जानता था जो ऐसे कामों में माहिर था। रिक ने पहली बार उस बैग से ड्रग्स बेचने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसी दिन धोखा दे दिया। जिस आदमी को उसने पिल्स बेची थी वो कोई और नहीं, एक अंडरकवर कॉप निकला। रिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उन्हें जल्दी ही समझ आ गया वो कोई हार्डकोर ड्रग डीलर नहीं था। वो बस एक बिजनेसमैन था जो बुरी फाइनेंशियल हालत में फंस चुका था। लेकिन डीईए के मन में एक शक था, क्या रिक की कंपनी एयर अमेरिका को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी शक के चलते उसे एक डील ऑफर की गई। हम तुम्हारे ऊपर से चार्जेस हटा देंगे अगर तुम हमें अपनी कंपनी की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की जानकारी दोगे। रिक मान गया। अब वो आधिकारिक तौर पर इन्फॉर्मेंट बन चुका था, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। अब वो ड्रग बिजनेस के असली कॉन्टैक्ट्स के बीच था। धीरे धीरे रिक को एक और सच्चाई का अंदाजा हुआ। उसके कई क्लाइंट्स खुद ड्रग स्मगलर्स थे और वो लोग उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे थे। फिर आया साल 1981। रिक के एक शेडी क्लाइंट ने उसे ऑफर दिया टैम्पा की एक पॉट स्मगलिंग रिंग के लिए पायलट बनने का। एयर अमेरिका पहले ही बैंक्रप्सी के कगार पर थी, तो रिक ने हाँ कह दी। उसका प्लान सिंपल था, थोड़ा पैसा कमाओ, बिजनेस को संभालो और फिर इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। लेकिन जो लोग उसे हायर कर रहे थे वो खुद नॉन प्रोफेशनल थे। वो खुद ड्रग्स यूज़ करते थे और एकदम लापरवाह थे। इनकी फ़्लाइट की कोई सही प्लानिंग नहीं होती थी। प्लेन में फ्यूल टैंक अनसेफ तरीके से लगाया जाता था और जो रूट्स चुने जाते वो डीईए सर्वेलेंस से भरे होते। फिर भी रिक ने पहली फ़्लाइट सक्सेसफुली पूरी की। प्लेन सही सलामत उतरा और उसे पूरा पेमेंट मिला। इसके बाद उसने 2 और स्मगलिंग रन्स किए और फिर उस रिंग से बाहर निकल गया। उसने सोचा बस इतना काफ़ी है। लेकिन अब रिक की फ्लाइंग स्किल्स और उसकी प्रोफेशनलिज्म एक ऐसे इंसान की नज़र में आ चुकी थी जिसका नाम सुनते ही पुलिस भी नर्वस हो जाती थी। जोर्गे ओचोआ, मेडेलिन कार्टेल का कोर मेंबर। 1981 में मेडेलिन कार्टेल के एक एजेंट ने रिक को जंगल के बीच बने एक हिडन एयर स्ट्रिप पर बुलाया। वहीं पहली बार रिक की मुलाकात हुई पाब्लो एस्कोबार और जॉर्ज ओचोआ से। उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, तुम हमें माल पहुंचाओ, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, लेकिन धोखा नहीं चलेगा। वहीं जंगल में एस्कोबार ने एक पुराना रनवे फिर से बनवाया, सिर्फ रिक जैसे ट्रस्टेड पायलट्स के लिए। ये वही कार्टेल था जिसने अमेरिका के कोकेन बाजार पर कब्जा किया था। जॉर्गे उन गिने चुने लोगों में था जिसके पास पूरी कोकेन सप्लाई चेन की चाबी थी। अगर आप जॉर्गे ओचोआ के लिए काम कर रहे हैं तो इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ओचोआ ने रिक को मिलियंस का लालच दिया, एडवेंचर, लग्जरी, थ्रिल, सब कुछ। रिक, जो अब भी पैसों के लिए जूझ रहा था, उस ऑफर को ठुकरा नहीं सका। लेकिन ओचोआ ने जाते जाते एक सख्त चेतावनी दी, अगर हमें धोखा दिया तो तुम मारे जाओगे। रिक जानता था अब यह कोई छोटा काम नहीं रहा, अब वो असली खेल में उतर चुका था। अब रिक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पेंसिल्वेनिया से लेकर कोलंबिया तक का 6000 मील का राउंड ट्रिप करना, वो भी बिना रेडार पर आए और बिना कहीं बीच में उतरे, क्योंकि अगर वो किसी भी रैंडम जगह लैंड करता तो अथॉरिटीज़ अलर्ट हो सकती थी। लेकिन इतनी लंबी दूरी नॉन स्टॉप सिर्फ बड़े कार्गो प्लेन्स ही तय कर सकते थे और वो पहले से ही सरकार की वॉच लिस्ट पर थे। जैसे ही कोई बड़ा प्लेन रेडार पर आता, अथॉरिटीज़ को शक हो जाता और आखिर में वो पकड़ा ही जाता। रिक को चाहिए था
एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हो लेकिन अंदर से एक सुपर स्मगलर मशीन बन चुका हो। उसने चुना सेसना 310, एक छोटा प्लेन जो आमतौर पर सिर्फ 900 मील उड़ सकता था। रिक ने उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। उसका पहला कदम था फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाना। जहां एक प्लेन 2000 गैलन का फ्यूल ले सकता था, रिक ने उसे 6000 गैलन तक की कैपेसिटी वाला बना दिया। लेकिन चैलेंज यहीं खत्म नहीं हुआ। अथॉरिटीज अब उन प्लेन्स को पकड़ रहे थे जिनके कैबिन में फ्यूल टैंक साफ नजर आते थे या बाहर से प्लम्बिंग सस्पिशियस लगती थी। रिक ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। वो फ्यूल को छिपाता था रबर ब्लैडर्स के अंदर, कुछ नोज सेक्शन में, कुछ कैबिन के नीचे, कुछ लगेज कंपार्टमेंट्स में और बाकी विंग्स के अंदर के खाली हिस्सों में। अब उसका छोटा सेस्ना एयरक्राफ्ट एक उड़ता हुआ फ्यूल टैंक बन चुका था। लेकिन फ्यूल छिपा लेना काफ़ी नहीं था। अब सवाल था इस एक्स्ट्रा फ्यूल को मैनेज कैसे किया जाए। रिक ने इसके लिए एक सेंट्रल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया। यह सिस्टम इंजन तक फ्यूल बराबर भेजता था और साथ ही एयरक्राफ्ट का बैलेंस भी मेंटेन करता था। लेकिन जब इतना एक्स्ट्रा फ्यूल आता है तो प्लेन का वजन भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर इतना फ्यूल डाल रहे हो तो विंग्स को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, व्हील स्ट्रट्स को मजबूत करना पड़ेगा और इंजन की ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। रिक ने प्लेन में हाई हॉर्स पावर वाले नए इंजन्स इंस्टॉल किए। इतने ताकतवर इंजन कि देखने वाला सोचता ये छोटा सा प्लेन कोलंबिया तक कभी नहीं जा सकता। लेकिन रिक सिर्फ मैकेनिकल जीनियस नहीं था, वो लीगल लूपहोल्स भी समझता था। उसने एफएए से ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें लिखा था कि प्लेन के सारे मॉडिफिकेशंस लीगल हैं। अब अथॉरिटीज के पास रिक के प्लेन को रोकने का कोई कारण नहीं था। कॉकपिट के अंदर भी रिक ने एक कस्टम रेडार सिस्टम लगवाया था। यह सिस्टम न सिर्फ मौसम पर नजर रखता था बल्कि गवर्नमेंट एयर पेट्रोल्स की मूवमेंट को भी पकड़ सकता था। रिक सिर्फ प्लेन तैयार करने में जीनियस नहीं था, वो रेडार सिस्टम्स और डीईए सर्वेलेंस को आउटस्मार्ट करने का मास्टर था। इसके बाद रिक ने एक करप्ट कस्टम्स ऑफिसर को टारगेट किया। उस अफसर ने उसे बेच दी। रेडार सिस्टम्स की पूरी लोकेशन लिस्ट, कोस्टल पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स की स्केड्यूल डिटेल्स और वो सारे फ्लाइट पाथ्स जो सबसे ज़्यादा सेफ थे। रिक ने अमेरिका से लेकर कोलंबिया तक 2 कॉन्टिनेंट्स में अपना खुद का रेडियो नेटवर्क बना लिया था। हर फ्लाइट में कार्टेल से संपर्क बनाए रखने के लिए उसने एक सीक्रेट कोड सिस्टम भी तैयार किया। यह सब कुछ किसी आम स्मगलर का काम नहीं था, ये एक मिलिट्री लेवल ऑपरेशन जैसा था। वो बेहद शार्प था, हर चीज़ बहुत सोची समझी थी, हर कदम पहले से प्लान किया गया था। रिक इस दौरान इतना केयरफुल था कि उसे इन्फॉर्मेंट बनाने वाली डीईए टीम को भी उस पर शक नहीं हुआ। एजेंट्स उससे बहुत करीब आ गए थे, शायद इसलिए क्योंकि रिक में चार्म भी था और उसने खुद को एकदम भरोसेमंद दिखाया। 3 महीने की मेटिकुलस प्लानिंग के बाद आखिरकार रिक अपनी पहली कार्टेल फ्लाइट के लिए तैयार था। उसने सीधे कोलंबिया के लिए उड़ान भरी। 13 घंटे बाद उसका प्लेन सही सलामत वहां लैंड कर गया। कोलंबियन स्मगलर्स ने उसका प्लेन कोकेन से भर दिया। रिक ने हर कैलकुलेशन खुद किया, टोटल प्लेन वेट, रनवे की लंबाई और टेक ऑफ की एग्जैक्ट कंडीशन। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जहां से उड़ान भरनी थी वो फील्ड्स कच्ची और अनपेव्ड थीं और रनवे के आखिर में पेड़ों की पूरी लाइन थी। थोड़ा आराम करने के बाद रिक कॉकपिट में बैठा। अब उसका छोटा सा प्लेन 800 पाउंड कोकीन के साथ उड़ने जा रहा था और ये प्लेन अपनी रेकमेंडेड वेट लिमिट से 2000 पाउंड ज़्यादा भारी था। उड़ना मुश्किल था और उन पेड़ों को क्लियर करना और भी मुश्किल। कोलंबिया के तटों पर आज भी कई ऐसे क्रैश्ड प्लेन्स के मलबे पड़े हैं जो ये टेक ऑफ नहीं कर पाए। लेकिन रिक का प्लेन, जिसमें हाई पावर्ड इंजन्स और रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर था, वो उठा और आसमान में उड़ गया। रिक कभी भी वापसी में उसी रास्ते से नहीं उड़ता था। उसने एक ऐसा रूट चुना था जिसे अथॉरिटीज़ ने कभी कंसिडर ही नहीं किया था, द 73rd मेरिडियन। अगर वो अपने प्लेन को लॉन्ग रेंज केपेबल बना सकता था तो रेडार की कवरेज से बाहर उड़ सकता था। ये रूट इतना अनयूजुअल था कि अधिकतर सर्वेलेंस सिस्टम्स उस डायरेक्शन में प्रोग्राम्ड ही नहीं थे। लेकिन फ्लाइट के करीब 5 घंटे बाद रिक के कस्टम बिल्ट डिटेक्शन सिस्टम ने अलर्ट दे दिया। एक नेवी सर्वेलेंस प्लेन उसका पीछा कर रहा था। रिक ने तुरंत अपने वेदर रडार का इस्तेमाल किया और एक नज़दीकी बिजली का तूफान को डिटेक्ट कर लिया। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, नेवी सर्वेलेंस के हाथों पकड़ा जाना या उस तूफान के बीच से निकलने की कोशिश करना। जब रेडार आपको ट्रैक कर रहा हो और आपको पता हो कि अगर पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल है, तो शायद तूफान में घुसना बेहतर लगेगा। रिक ने थ्रॉटल बढ़ाया और सीधे उस बिजली वाले तूफान में घुस गया। वो टर्बुलेंस, वो चमकती हुई बिजली, लेकिन रिक स्टेडी था, काल्म और शार्प।
उसी दौर में स्मगलर्स एक टेक्निक यूज करते थे जिसे कहा जाता था वेव हॉपिंग। इसमें पायलट समंदर की सतह से बस 100 से 200 फीट ऊपर उड़ता था ताकि रेडार उसे पकड़ ही ना सके। रिक भी इसी अंदाज में उड़ान भरता था, लहरों के बिल्कुल ऊपर, बादलों की ओट में, जैसे समंदर और आसमान के बीच गायब हो गया हो। वो सिर्फ एक अच्छा पायलट नहीं था, वो शायद दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलिंग पायलट्स में से एक था। और जैसा रिक ने सोचा था, नेवी का सर्वेलेंस प्लेन डर गया। उसने पीछा छोड़ दिया। करीब 2 घंटे बाद रिक तूफान से बाहर निकल चुका था। अब वो बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था, रेडार के ठीक नीचे। उसने एक पुराना बंद हो चुका कम्यूटर लैंडिंग स्ट्रिप टारगेट किया, लेकिन जैसे ही रनवे नजदीक आया, रिक ने एक अजीब सा मूव किया। वो अचानक अपने प्लेन को ऊपर उठाने लगा, सीधे 1500 फीट तक। क्यों? क्योंकि रिक पहली बार जानबूझकर रेडार पर दिखना चाहता था, लेकिन ऐसे जैसे वो कोई आम डोमेस्टिक फ्लाइट हो। वो लो एल्टीट्यूड में रेडार से बचता था और फिर ऊपर उठकर खुद को एक लेजिट प्लेन की तरह शो करता था। अब उसने स्क्रैंटन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और खुद को कम्यूटर हॉक नाम से रिपोर्ट किया। प्लेन लैंड करता है एकदम चुपचाप। रिक ने बिना शोर मचाए 800 पाउंड कोकीन डील की और एक ही बार में $1 मिलियन से ज्यादा कमा लिया। मेडेलिन कार्टेल रिक से इतना खुश था कि उन्होंने उसे अब रेगुलर फ्लाइट्स पर रख लिया। हर उड़ान लाखों डॉलर, जबरदस्त थ्रिल और एक हाई लेवल ऑपरेशन की तरह प्लान की जाती थी। रिक अब कार्टेल का भरोसेमंद स्मगलर बन चुका था। उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक एडवेंचर था, और पैसा उसे वो एडवेंचर जीने की आज़ादी देता था। अब रिक एक कदम और आगे बढ़ा। उसने दूसरे पायलट्स को हायर करना शुरू किया। एक्स्ट्रा पायलट्स लाए गए। कार्टेल की फ्लाइट्स अब एक मल्टी लेवल ऑपरेशन में बदल चुकी थी। रिक को अपनी ऑपरेशन की एफिशिएंसी पर गर्व था। वो मजाक में खुद को कहता, मैं कोकीन का फेडरल एक्सप्रेस हूँ। दुनिया में कहीं भी, किसी भी जगह तुम मुझे जो टाइम बताओ, मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ऊपर नीचे पहुँचूंगा। शुरुआत की 4 फ्लाइट्स इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड थीं कि जब 5वीं फ्लाइट की बारी आई, कोलंबियंस ने खुद रिक से कहा, थोड़ा रुक जाओ, अभी प्रोडक्ट ही नहीं बचा। स्केड्यूल इतना टाइट था कि खुद रिक थकने लगा था, लेकिन ना कभी कोई फ्लाइट लेट हुई, ना कोई क्रैश। हर बार माल टाइम पर पहुंचता रहा। रिक का काम देखकर कोलंबियंस इतने खुश हुए कि उसे रेस तक दे दिया। उस वक्त तक डीईए को रिक पर कोई शक नहीं था, बल्कि उल्टा वो रिक से ड्रग स्मगलिंग की अंदरूनी बातें पूछते थे, और रिक भी उन्हें जानकारी देता था, पर बहुत चालाकी से। वो सिर्फ वही बातें बताता जो कार्टेल को कोई नुकसान न पहुंचाए, बल्कि फायदा हो। डीईए को लगता रहा कि रिक उनकी मदद कर रहा है, जबकि असल में वो कार्टेल के लिए काम कर रहा था। फिर आया साल 1984 और रिक की पुरानी जिंदगी दोबारा सामने खड़ी थी। जिस टैम्पा स्मगलिंग रिंग से रिक ने अपना स्मगलिंग करियर शुरू किया था, अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इस मामले में रिक समेत 15 और लोगों पर केस दर्ज हुआ और उसे फ्लोरिडा ट्रायल के लिए बुलाया गया। अब रिक ने फिर अपना पुराना चार्म चलाया। उसने डीईए के पुराने ऑफिसर्स को मैनिपुलेट किया, उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो तो बस एक भटका हुआ इंसान है जो अब सुधर चुका है। कुछ डीईए एजेंट्स तो इतना आगे बढ़ गए कि कोर्ट में उसके सपोर्ट में गवाही तक दे दी, और कुछ ने उसके अच्छे चरित्र की तारीफ करते हुए लेटर्स तक लिख दिए। लेकिन रिक को असली डर कोलंबियंस का था। उन्हें यह शक ना हो जाए कि रिक उनके नाम लेने वाला है, इसीलिए रिक ने कोर्ट ट्रायल के दौरान भी कोकेन उड़ाना बंद नहीं किया। हर वीकेंड जब कोर्ट बंद होता, रिक अपने वकीलों को छोड़ता और उसी रात कोलंबिया के लिए उड़ जाता। कार्टेल का माल 200 से 300 किलो कोकेन वो उतारता, कुछ घंटे सोता और फिर रविवार को वापस फ्लोरिडा पहुंच जाता। सोमवार सुबह कोर्ट रूम में फिर मौजूद होता, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये ट्रायल 11 हफ्तों तक चला और उन्हीं 11 हफ्तों में रिक ने 11 कोकेन रन्स पूरी कर ली। कुल कमाई $13 मिलियन। और सबसे हैरानी की बात, रिक अकेला था जिसे जूरी ने निर्दोष माना। अब रिक के पास करोड़ों डॉलर थे, लेकिन असली चुनौती थी उन्हें साफ करना, यानी लॉन्डर करना। इसके लिए उसने स्क्रैंटन के एक एम्बिशियस बैंकर को चुना, माइकल कॉफी। माइकल ने रिक के पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में छुपा दिए, बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाए। उसे इसमें अच्छा कमीशन मिलता था और रिक के नेटवर्क का हिस्सा बनने का थ्रिल भी। रिक की एम्पायर पर खतरा तब मंडराने लगा जब उसका एक पायलट जिम कूपर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। जिम ने जिस आदमी को ड्रग्स डिलीवर करने थे, उसी की कार के ऊपर अपना प्लेन क्रैश कर दिया। सब कहते हैं उसने प्लेन उस कार पर गिराया, लेकिन जिम का कहना था उस आदमी ने अपनी कार मेरे प्लेन के नीचे पार्क कर दी थी।
जिम ने पूरे दिन कोकीन लिया था और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल था। नतीजा, एक आदमी की मौत और जिम के खिलाफ फेलोनी मर्डर का केस दर्ज हो गया। जिम का पहला फोन गया रिक लिटिल को। जिम का कहना था कि रिक चाहता तो मुझे थोड़े पैसे देकर कह सकता था कहीं बाहर जाकर 9 महीने बीच पर टाइम पास कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिम कूपर को 20 साल की जेल का डर था, लेकिन उसने एक प्ली डील कर ली जिसमें वो खुद तो जेल से बच गया, लेकिन रिक के बारे में सारी जानकारी डीए को दे दी। रिक उसके लिए कुछ कर सकता था, कुछ पैसे देकर उसे डिसअपीयर करवा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और जिम ने बदले में उसे ही बेच दिया। जिम कूपर की गवाही के बाद डीईए ने रिक और उसकी कंपनी एयर अमेरिका पर सीधा एक्शन लेना शुरू किया। जांचकर्ताओं ने यह देखना शुरू किया कि रिक के प्लेन्स कहां कहां लैंड कर रहे थे, उसने रेडियो इक्विपमेंट कहां से खरीदा और किन किन राज्यों में उसका पैसा सर्कुलेट हो रहा था। इसके साथ ही डीए ने एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट को भी टीम में जोड़ा जो रिक के सारे बैंक ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने लगा। रिक को अब साफ समझ आ गया था कि शिकंजा कसता जा रहा है। उसने तुरंत $30 करोड़ एक ऑफशोर अकाउंट में वायर कर दिए, सेंट यूस्टेशियस नाम के कैरिबियन आइलैंड पर, और खुद भी उसी आइलैंड पर भाग गया। ऐसे आइलैंड्स पर अक्सर यूएस के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होती, यानी पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन डीए ने रिक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। फोरेंसिक अकाउंटेंट्स ने उसकी मनी ट्रेल ट्रेस कर ली। डीए ने आइलैंड की लोकल अथॉरिटीज़ को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी, साबित किया कि रिक अमेरिका में एक वांटेड क्रिमिनल है और उन्होंने उसे अनडिजायरेबल एलियन मानकर डिपोर्ट करने का फैसला किया। साल था 1986। रिक को आइलैंड की लोकल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसे सीधे एयरपोर्ट लाया गया। वो प्लेन में बैठा रहा और जैसे ही प्लेन यूएस एयर स्पेस में पहुंचा, डीईए एजेंट्स ने उससे कहा, अब तुम ऑफिशियली गिरफ्तार हो। रिक पर आरोप था कोकीन स्मगलिंग कॉन्स्पिरेसी का। अगर वो चुप रहता तो उसे 345 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन रिक अब पहली बार टूट चुका था। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, लेकिन कोर्ट रूम में सब कुछ वैसा नहीं चला जैसा उसने सोचा था। एक दिन सरकारी वकील ने एक ऑडियो टेप प्ले कर दी। उस टेप में रिक को कार्टेल को एक रेड की सूचना देते हुए सुना गया। पूरा कोर्ट हॉल स्टंट था। जज ने कहा, मिस्टर लाइटल वॉज प्लेइंग बोथ साइड्स। रिक अब खुद भी समझ गया उसका दोहरा खेल अब नहीं चल पाएगा। उसने बताया कि उसने पैसा कहाँ छुपा रखा था और अथॉरिटीज़ ने $21 मिलियन से ज़्यादा की कैश और एसेट्स जब्त की। रिक ने अपने पूरे नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर दिया। उसकी पूरी टीम को जेल भेजा गया। रिक को खुद 8 साल 6 महीने की सज़ा हुई। वो एक ऐसा इंसान था जो क्रिस्टोफर कोलंबस जैसा एक्सप्लोरर था और चार्ल्स लिंडबर्ग जैसा फियरलेस पायलट। रिक कभी किसी भी चीज़ को सीखने से नहीं डरता था और रिस्क उठाने से कभी पीछे नहीं हटा। ड्रग ट्रेड में उसके जैसा जीनियस शायद ही कोई और रहा हो, लेकिन जीनियस होने का मतलब ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। नॉट ऑन कोकीन, इसका मतलब है लाखों जिंदगियां बर्बाद करना। बच्चे, परिवार, समाज, सब पर असर पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद रिक ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की। अब वह फ्लोरिडा के एक इलाके में रहता है जिसका नाम है स्मगलर्स कोव। बहुत ही सिंबॉलिक नाम है और आयरॉनिक भी। रिक लाइटल एक ऐसा शख्स जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ खो भी दिया। कई लोग मानते हैं रिक ने करोड़ों डॉलर आज भी कहीं छुपा रखे हैं। कुछ कहते हैं वो CIA के लिए भी काम करता था, इसीलिए इतने साल बचा रहा, और कुछ का मानना है उसने कार्टेल को धोखा नहीं दिया, बस खुद को बचाया। आज भी स्मगलर्स कोव में उसे लोग गुमनाम और चुपचाप देखते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने आसमान को जीत लिया पर ज़मीन से हार गया। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका क्या सोच है रिक लिटिल के बारे में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।